सदस्य बोल रहे हैं, शुरुआत में जो आपके सचेतक देते हैं, कोई 20 मिनट बोलता है, कोई 30 मिनट बोलता है, आप उस पर पाबंदी लगाइए। मेरे पास में जो लिस्ट है, मुझे 7 बजे रिप्लाई कराना है, 7 बजे रिप्लाई कराने के लिए सभी माननीय सदस्यों को 8-8 मिनट बोलने दे रहे हैं। और माननीय जो आपके ये जो है सुमित गोदारा जी है, इन्होंने 4:57 पे शुरू किया और बनवाल पूनिया साहब ने 5:05 पे अपना शुरू किया। 8 मिनट का टाइम आपको मैंने सबको दे रहा हूं। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस तरह से आप आसन की अवहेलना करके ये पूरा हाईजेक करना चाहते हो, मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। 8-8 मिनट आपको मैं सबको जानकारी दे दूं। 8-8 मिनट का समय दिया गया है। 7 बजे रिप्लाई शुरू होगा। जितने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनके हिसाब से सही 7 बजे माननीय मंत्री महोदय अपना रिप्लाई देंगे और 8-8 मिनट सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कटारे साहब। अध्यक्ष महोदय, पहले ही हमने इस बात को समझ करके सबको 10-10 मिनट का समय देकर के कागज के ऊपर भी हमने मार्क करके दिया। निश्चित रूप से आपने मार्क किया है। नहीं, आपने मार्क किया है। मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ। और हमने सूची भी आज कम दी है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में जो माननीय सदस्य बोलते हैं, पहले माननीय सदस्य जब बोलना शुरू करते हैं, आपने उनको 30 मिनट का समय दे रखा है। 30 मिनट के बाद में 2-2, 3-3 मिनट का समय वो वैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। लास्ट मेरी मजबूरी समझिए आप। मुझे 7 बजे इसको पूरा कराना है। 7 बजे पूरा कराऊंगा तो 8-8 मिनट मुझे देने पड़ेंगे। मेरी बात आप फरमाएं। आज मैंने जो भी समय अलॉट किया हमारी तरफ से, एक ने भी, किसी एक आध को छोड़ दीजिए, बाकी किसी ने भी समय का अतिक्रमण नहीं किया। पहले वक्ता को केवल 30 मिनट समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन क्या करें, या बाकी लोगों को नहीं बुलाएं, या तो ये हो 7 बजे मैं रिप्लाई शुरू कराऊंगा तो फिर बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। जो सूची पर हमने दिया उसका अतिक्रमण नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ, आपने मुझे जो दिया है तो आपने 10-10 मिनट का समय दिया है, लेकिन जब मैंने इसमें कैलकुलेट किया तो 8-8 मिनट के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई 7 बजे शुरू होगा। मुझे इसमें असुविधा नहीं है। असुविधा कहाँ होती है? सभी माननीय सदस्य सभी नहीं, एक मिनट आप बिराजे। सूची जो दी है ये 2 घंटे 20 मिनट की दी है। 1 मिनट आप बिराजे। 2 घंटे 20 मिनट का आपने दिया है, इधर भी दिया है, लेकिन समय का तो अपनी सीमा है, समय तो बढ़ नहीं सकता। सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए कि लिमिटेड माननीय सदस्य आज बोलिए, आज के बजाय फिर कल बोलिए, फिर परसों बोलिए। हम ये करते हैं कि रोज ही माननीय सदस्य बोलना शुरू करते हैं। आसन की मजबूरी ये है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश से जब मुझे 7 बजे शुरू कराना है तो इस लिस्ट के हिसाब से मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपके उधर जो 8 मिनट दे रहा हूँ, हरीश जी मीणा ने 8 मिनट में अपनी बात पूरी कर दी। हरीश जी मीणा भी तो कांग्रेस की हैं, इनका भी 10 मिनट का लिखा हुआ है, सबका 10-10 मिनट का लिखा हुआ है। लेकिन आसन की मजबूरी है कि समय पे यदि पूरा कराना है तो अपनी तरफ से 10-10 मिनट के बजाय 8-8 मिनट बुला रहा हूं। सभापति महोदय, मैं शुरू हो जाऊं? 2 घंटे हैं, आप देखिए 2 घंटे हैं। 2 घंटे हैं और बोलने वाले सदस्य कितने हैं? 15। ये छठा व्यक्ति 15 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। 6 लोग। मेरा तो शुरू 15 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। तो पार्टी शुरू हुई है यार, 15 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। हमारे 7 लोग बोले हैं आपके और 5 और बाकी। समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ। 5 आपके बोल रहे हैं, इधर नारायण जी और पुखराज जी बाकी हैं, बलवान जी पूनिया बाकी हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आदमी जो है कांग्रेस के अभी बाकी हैं। 15 आदमी बोलने बाकी हैं। तो या तो ये हो कि मैं 10-10 मिनट सबको दे दूं, 7 जितने पूरे हो जाएंगे वो हो जाएंगे। और यदि 15 को मैं कैलकुलेट करके सबको बुलाना चाहूंगा तो फिर मुझे मजबूरन में 8-8 मिनट पे सबको व्यक्ति से निवेदन करना पड़ेगा कि 8 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं समझ रहा हूं, मैं जब यहाँ बैठता हूं न तो मुझे बाहर सुनना पड़ता, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कौन होता हूँ भाई, किसका मुंह बंद कर रहा हूं मैं? लेकिन आसन की अपनी मजबूरी है, समय में बढ़ा नहीं सकता। सभापति महोदय, समय का जब कैलकुलेट करूंगा, अब इसमें कितना टाइम लग गया? इनको मैंने 5 मिनट में बोल ही देता करके और इनको 5 इनको बुला लिया था, पूनिया साहब बलवान जी को। अब क्या टाइम हुआ? अब 11 मिनट हो गए। अब एक आदमी का समय तो हमने वार्तालाप नहीं खत्म कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाह रहा था कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, और जहां से इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है, जहां भाखड़ा का पानी आता है, पानी देखने में शुद्ध लगता है, लेकिन उस पानी में कैंसर भरी पड़ी है। सभापति महोदय, मैंने पहले भी सदन में ये बात उठाई है कि हमारे इलाके में कैंसर बढ़ रही है। वो किस वजह से बढ़ रही है? शोध का विषय। शोध अगर नहीं होगी
तो यूं ही पेशेंट बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से पंजाब से ट्रेन आती है बीकानेर के लिए, उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है, वो कैंसर उतनी तेजी के साथ हमारे जिलों में प्रवेश किए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे जिले में और मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैंसर रिसर्च सेंटर खोला जाए। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात पर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। हमारे यहाँ गोरखपुर हरियाणा में पास लगता है, जहां से भाखड़ा का पानी आता है, उसमें परमाणु बिजली संयंत्र बन रहा है। उसमें से 40 क्यूसेक पानी उस संयंत्र को ठंडा करने के लिए वापस फिर हमारी नहर में डाल दिया जाता है। उस नहर का पानी जहां भी जा रहा है वहां तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, परमाणु रिएक्शन की वजह से कैंसर बढ़ रहा है। यह शोध का विषय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस मुद्दे पर शोध कराएं। सभापति महोदय, मैं एक चीज निजी चिकित्सालयों पर छोटी सी कहना चाहूंगा, जो पूरे राजस्थान में मुझे महसूस हो रही है। मैंने बहुत जगह इस बात का पता किया है। निजी चिकित्सालय में हमारी बहनें डिलीवरी के लिए जाती हैं, 80% डिलीवरी सिजेरियन ही क्यों होती है? सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगी, वहां गायनी उपलब्ध है या एएनएम बाई उपलब्ध है, जीएनएम उपलब्ध है, वहां डिलीवरी 100% या फिर 90% सामान्य होगी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है वो सिजेरियन में बदल जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें। आने वाले समय में हमारी बहनों में बच्चादानी के रोग तेजी से न फैल जाएं, इसके लिए गंभीरता से इस मुद्दे पर ध्यान करें। सभापति महोदय, राजस्थान में कोविड महामारी के काल में यह आवश्यकता महसूस की गई कि स्वास्थ्य कर्मी महामारी हेतु प्रशिक्षित हों, स्कूली शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को फर्स्ट एड की जानकारी हो, मेडिकल अंतिम वर्ष छात्र इस प्रकार प्रशिक्षित हों कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में स्थिति संभाल सकें। आंकड़ों में टीएसपी क्षेत्र में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को देखा जाए तो उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों और दुकानों पर दवाइयों एवं निजी दुकानों पर उपलब्ध दवाइयों में जो कंपोजिशन और प्राइस का अंतर है, ये किस लिए, इस बात का पता भी हमारे मंत्री महोदय सदन को बताएं। जेनरिक दवाइयां लेने पर मरीज की मूल बीमारी ठीक हो या न हो, उससे अन्य तत्वों में इम्बैलेंस उत्पन्न होने पर अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर एवं स्टाफ की निजी कार्य पर पूर्ण पाबंदी होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज सरकारी हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में जो भी डॉक्टर हैं वो बराबर अपनी दुकान लगा के रखते हैं, जिससे लोगों को वहां जहां सरकार अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसकी बजाय बाहर जाकर के वो लूटने का काम करते हैं। इसमें कोई दुरा नहीं। इसलिए सरकार के सिस्टम में जितने दिन तक काम करे सरकारी डॉक्टर, पूर्ण रूप से उस पर पाबंदी लगे कि आप बाहर प्रैक्टिस नहीं करोगे, हॉस्पिटल में ही मरीज को देखोगे, उसका इलाज करोगे। खाद्य सामग्री में जो मिलावट है उसको बाकायदा मेडिकल विभाग की टीम समय समय पर चेक करे, ताकि लोगों में गंभीर बीमारियां पैदा ना हो। मेरी मांग है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज खोला जाए और कैंसर रिसर्च सेंटर खोला जाए। 1554 प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती पूरी करवाओ। एमएनजेवाई और एमएनडीवाई में काम कर रहे लोग जिन्होंने कोरोना में बहुत बढ़िया साथ दिया, पूरे हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी और तमाम रिसर्च सेंटरों में और मेडिकल कॉलेजों में जो लगे हुए थे, उन्होंने बढ़िया काम किया है। इसलिए उनके समय पर भुगतान और उनकी दूसरी व्यवस्थाएं की जाए। राइट टू हेल्थ बिल सरकार इसी सत्र में लेकर जाए। जिन निजी चिकित्सालयों में कोरोना के समय खोला नहीं था, सरकार ने उनकी जांच भी की है, उनके नाम भी आइडेंटिफाई किए। उनके खिलाफ जरूर कोई न कोई पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश और दुनिया का ध्यान कोरोना पर था, लेकिन निजी चिकित्सालय के लोग इतना बड़ा बड़ा ताला लगा करके फुर हो गए थे। वो जो उस समय सरकार का है सहयोग किया, जनता का है सहयोग निजी चिकित्सालयों ने किया। मैं आज इस पर महत्वपूर्ण रूप से बात करना चाहता हूं, कुछ ना कुछ पुनिशमेंट होना चाहिए। एसएमएस में ऑपरेशन की वेटिंग जो लंबी लिस्ट है 2-2, 3-3 महीने की है, मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको आप छोटी करें और लोगों को समय पर इलाज मिले। भादरा सीएचसी में ट्रॉमा सेंटर मंजूर कराओ और बेडों की संख्या बढ़ाओ। सभापति महोदय, मैं शोध के विषय पर मैं छोटी सी 2 मिनट का समय आपका और लेऊंगा। मान्यवर, राजस्थान में पीजी स्टूडेंट्स की बढ़ती सीटों के लिए प्राप्त मेडिकल टीचर्स नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार शॉर्टेज है, क्योंकि आचार्य द्वारा 3 पीजी स्टूडेंट्स को ही प्रवेश करने की अनुमति। अतः आपसे निवेदन है कि इसका उपाय डीएसीपी जो कि राजस्थान में प्रमोशन का प्रावधान है, जो कि 6-4-4 सह आचार्य, सहायक आचार्य और आचार्य, उसमें कार्य अनुभव अवधि नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत की जाए। 4-3-3 वर्ष सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य हैं, जिससे आचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य के प्राप्त पद भरे जा सकेंगे और पीजी की सीट प्राप्त नंबर में हो सकेंगी, जिससे प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सकेगा। महोदय, दूसरा उपाय यह है कि चिकित्सा शिक्षा में विभाग में रेगुलर आरपीएससी रिक्रूटमेंट निर्धारित समय प्रबंधन के साथ
हो जाए और सहायक आचार्य के पदों की कमी को पूरा किया जा सकेगा एवं पीजी स्टूडेंट्स की पढ़ाई और मरीज की सेवा बाधा नहीं आएगी। सभापति महोदय, पीजी में एडमिशन के दौरान कोई कोर्स को छोड़ करके जाता है तो उसके लिए एक ब्रांड प्रक्रिया है जिसके तहत उसे एक निश्चित राशि जमा करवानी होती है और तथा कोर्स कंप्लीट करने के लिए के बाद एक निश्चित समय की सेवा राज्य सरकार में देनी होती है। परंतु ये देखा गया है कि पीजी कोर्स कंप्लीट होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अभी तक उन्हें राज्य सेवा करने का अवसर नहीं प्रदान किया जाता। अतः निवेदन है कि पास आउट होने के बाद सीनियर रेजिडेंसी का प्रावधान है जो कि आरपीएससी में मेडिकल सेवा में रिक्रूटमेंट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार आवश्यक है। निवेदन करता हूं कि सीनियर रेजिडेंसी की सीटों को बढ़ाया जाए जिससे टीचिंग फैकल्टी एवं जूनियर रेजिडेंट के बीच की कड़ी का सीखने का रास्ता जुड़ा रहे, जिससे आने वाली जनता मरीज को परेशानी न हो और पीजी के बाद उस डॉक्टर का कॉन्फिडेंस लेवल जनता को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में सेवा देने का मौका मिले। आपसे मेरा निवेदन है कम से कम 50% ऐसे ज्यादा सीनियर रेजिडेंट की सीटें उसी डिपार्टमेंट में उपलब्ध करवाई जाएं। जैसे किसी डिपार्टमेंट में जूनियर रेजिडेंट की सीट अगर 50 है तो उसमें सीनियर रेजिडेंट की सीट भी 25 से ज्यादा हो, जिससे संस्थान में आने वाली पीढ़ी का प्लेसमेंट कर सके और जनता को फायदा पहुंचा सके। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से कोरोना में गंभीर हुए उसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के राजस्थान की सरकार गंभीर हो और जनता के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करे, चुस्त दुरुस्त करे, तभी निरोगी राजस्थान का सपना पूरा होगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री कन्हैयालाल। आपने मान संख्या 26 चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ी कोरोना महामारी जैसी बीमारी से ढंग से पूरे 130 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। इसके साथ साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसी महामारी के लिए जो वैक्सीन बनाई, जो पूरा विश्व आज